बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ रिफा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहान। एज यू ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन। सो टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन एनिमल्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 12 में न्यूट्रिशन बेस्ड हमने डिटेल डिस्कस की थी। हमने देखा था कि डिफरेंट एनिमल्स, वो चाहे ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स हो, वो चाहे हेटरोट्रॉफिक एनिमल्स हो, वो डिफरेंट फूड को अपटेक कर रहे थे। अब वेराइटी भी हमने डिस्कस की थी फूड की। कुछ जो थे वो प्लांट्स खाते थे, ठीक है, कुछ जो थे वो एनिमल्स को खाते थे, ठीक है। तो इस तरह हमने हर्बीवोर्स को डिस्कस किया था, हमने कार्निवोर्स को डिस्कस किया था, हमने ऑमनीवोर्स को डिस्कस किया था। तो ये थोड़ा सा प्रीवियस आपको आइडिया हो गया। आज की लेक्चर की बात करें तो आज हमने देखना है कि ये तमाम की तमाम जो वेराइटी ऑफ फूड एनिमल अपटेक कर रहे होते हैं वो उनकी बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होती है, किन किन स्टेजेस के बाद फूड जो है वो प्रॉपर डाइजेस्ट होती है हमारी बॉडी में। हम ना सिर्फ आज देखेंगे कि एनिमल्स में फूड की डाइजेशन कैसे होती है, बल्कि हम देखेंगे कि वो जो फूड है, वो एनर्जी जो है वो हम यूटिलाइज कैसे करते हैं। तो वो जो फूड है उसकी यूटिलाइजेशन डिस्कस करेंगे। सो ये तो दो बेसिक टॉपिक है ना, हमने डाइजेशन भी देखनी है और यूटिलाइजेशन ऑफ फूड भी देखनी है एनिमल्स में। सो मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से जो है वो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दिस इज द मेन स्लाइड। जैसा कि आपको पता है कि हमने आज डाइजेशन डिस्कस करनी है कि डाइजेशन कैसे होती है एनिमल्स में, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कि एनिमल्स किसी भी किस्म की फूड को अपटेक करें, वो चाहे प्लांट्स की शक्ल में हो सकता है, वो एनिमल्स की शक्ल में हो सकता है, वो वेजिटेबल्स की शक्ल में हो सकता है, लेकिन उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना फूड लेने के बाद, जो उनकी बेसिक नीड है ना, वो बेसिकली वाटर होती है, ऑक्सीजन होती है, सिंपल शुगर होती है, फैटी एसिड्स होते हैं, वाइटामिन, डिफरेंट मिनरल्स, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। समझ आ गई कि एनिमल खुराक क्यों हासिल करता है, ताकि वो ये सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, ठीक है। तो ये डिफरेंट हो सकती हैं, कुछ एनिमल्स जो है वो इनमें से कुछ यूज़ करते हैं, कुछ यूज़ करते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट उनकी यही होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ना इनकी थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करनी है। वो ये कि अगर हम इन सब्सटेंसेस की बात करें ना, तो ऑक्सीजन जो है वो आपको पता है कॉमनली हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, वाटर जो है वो कॉमनली मौजूद है, लेकिन वो कहते हैं कि बहुत से सब्सटेंसेस एक्सेप्ट का मतलब होता है ऑक्सीजन और वाटर के अलावा जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो बहुत रेयर है नेचर में। रेयर का मतलब बहुत कम पाए जाते हैं। ऑक्सीजन आपको पता है कि बहुत वाफर मिकदार में है, वाटर वाफर मिकदार में है, लेकिन अगर इनका कंपैरिजन हम दूसरे सब्सटेंसेस से करें तो वो थोड़ा हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में रेयर है। अब आप कहेंगे किन सब्सटेंसेस की हम बात करें, क्योंकि हम कंपैरिजन डिस्कस कर रहे हैं, तो किन सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं जो कि इन्वायरमेंट में बहुत रेयर हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ये लिखा है कि वो जो हम सब्सटेंसेस डिस्कस करेंगे जो रेयर हैं, एक बात यहाँ ये समझना है कि वो हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हमारी बॉडी में, या डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं करते एनिमल्स इनको अपनी बॉडी में, ठीक है। ये इनडायरेक्टली फिर उसको उन सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करते हैं। कैसे, क्या बात, अब आगे समझते हैं। वो ये कहते हैं कि अभी हमने जो पीछे सब्सटेंसेस की बात की जो रेयर होते हैं नेचर में, वो डायरेक्टली हम उनको अपटेक बॉडी में नहीं करते, हाँ इनडायरेक्टली जरूर यूज करते हैं। अब कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज नहीं करते वो देख लें। नंबर 1 प्रोटीन्स हो गया, ठीक है, स्टार्चेस हो गए, ठीक है, वाइटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि एनिमल्स को ज़रूरी तो है, ज़रूरत होती है इन सब्सटेंसेस की, लेकिन ये सब्सटेंसेस एनिमल्स डायरेक्ट अपटेक नहीं करते, हाँ इनडायरेक्टली ज़रूर अपटेक करते हैं। अब वो इनडायरेक्टली पॉइंट हम उसकी तरफ चलते हैं कि इनडायरेक्टली ये कैसे अपटेक करते हैं, ठीक है। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें ना, तो एनिमल्स प्रोटीन्स को डायरेक्टली नहीं अपटेक कर सकते। इनको ये प्रोटीन्स लेने के लिए पहले अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करना पड़ता है और अमाइनो एसिड्स को वो अपनी बॉडी में अपटेक करते हैं। अच्छा, स्टार्च लेना हो तो एनिमल्स क्या करते हैं, स्टार्च लेना हो तो वो सिंपल शुगर को अपटेक कर रहे होते हैं, फिर वो स्टार्च में कन्वर्ट होता है। इसी तरह फैट्स जो है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम वाइटामिन और मिनरल्स की बात करें, ये दो सब्सटेंसेस रहते हैं ऐसे हैं जिनको एनिमल्स डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इनकी सेम हालत में। लेट्स सपोज अगर वाइटामिन ए कोई एनिमल यूटिलाइज कर रहा है बॉडी में, तो वो वाइटामिन ए डायरेक्टली वाइटामिन ए की फॉर्म में ही वो यूटिलाइज करेगा, ठीक है। इसी तरह मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स भी
सेम हालत में जो है वो एनिमल्स उसको यूटिलाइज करते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम प्रोटीन्स की, स्टार्च की या फैट्स की बात करें, उनको वो इनडायरेक्टली यूटिलाइज करते हैं। किस फॉर्म में? अमाइनो एसिड, शुगर और फैटी एसिड की फॉर्म में। समझ आ गया? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा, अब जब डाइजेशन होती है इन सब्सटेंसेस की तो होता क्या है? तो बेसिकली हो ये रहा है कि डाइजेशन के बाद यूटिलाइजेशन होगी। जब डाइजेशन के बाद हमें रिक्वायर्ड अमाउंट में जो हमें चाहिए है वो सब्सटेंस मिल गया, तो वो सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन में जाएगा और बॉडी उसको यूज़ करेगी। ठीक है, तो वो सब्सटेंसेस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं बाय द बॉडी। समझ आ गई? आई होप आपको ये भी स्लाइड समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमें बेटा डिस्कस करना है ना, वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? चलिए पॉइंट ले लेते हैं। होलो कहते हैं कंप्लीट, ठीक है, जोइक कहते हैं एनिमल, और न्यूट्रिशन आपको पता है न्यूट्रिशन, दैट मीन्स इससे आप एक हिंट ले लें कि कंप्लीट न्यूट्रिशन इन एनिमल। अब बेसिकली हम लोग वो कंप्लीट न्यूट्रिशन डिस्कस करने जा रहे हैं जो एनिमल्स में होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें ना डिफरेंट हम देखेंगे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। वो प्रोसेसेस क्या है, उनका सीक्वेंस क्या है, उस प्रोसेस में होता क्या है, वो तमाम की तमाम डिटेल हम देखेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली होता है कि फूड की ऑप्टेक करना, फूड को यूटिलाइज करना। ठीक है, अब फूड की यूटिलाइजेशन को हम इंजस्टिंग भी बोलते हैं। इंजस्टिंग कहते हैं इंजस्ट करना, मतलब कि इंजेक्शन का प्रोसेस होना। अब इंजेक्शन के प्रोसेस में होता ये है कि फूड को हम ऑब्टेन करते हैं, बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। सिंपल अगर मैं आपको बताऊं इंजेक्शन क्या होती है, इंजेक्शन कहते हैं खाना, भाई ईटिंग को इंजेक्शन कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि वो न्यूट्रिशन जो एनिमल्स में होती है इसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया होलो मीन कंप्लीट और जोइक में कहते हैं एनिमल को, और जोइक कहते हैं एनिमल को। इसका मतलब कंप्लीट न्यूट्रिशन एनिमल में होना हम बेसिकली होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ये पॉइंट यही लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट कहते हैं कि अगर हम होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करें तो उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं और उन प्रोसेसेस के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डिफरेंट फीचर्स होते हैं, डिफरेंट सीक्वेंस से हम उसको जो है वो प्रोसीड करवाते हैं। अच्छा जी, पहला सीक्वेंस जो है डाइजेशन का, दैट इज इंजेक्शन। सबसे पहले आप पॉइंट माइंड में ये रखें कि हम इस सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हम इस सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते। आप अगर कहेंगे जी अगर आप डाइजेशन वाला पॉइंट पहले लिख लें और इंजेक्शन वाला पॉइंट बाद में लिख लें तो क्या ठीक है? नहीं, इसका मतलब डाइजेशन की बात करें तो सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है। तो जो पहला प्रोसेस है होलोजोइक न्यूट्रिशन का, दैट इज इंजेक्शन, जिसको आसान जुबान में हम ईटिंग भी बोलते हैं। अब आपको पता है कि इंजेक्शन में होता ये है कि हम फूड को अपटेक कर रहे होते हैं। अब फूड जो है वो बेसिकली क्योंकि अभी डाइजेशन नहीं हुई, डाइजेशन से पहले वाले जो हम फूड को अपटेक कर रहे हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। वो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की शक्ल में होते हैं। ठीक है, चलो इंजेक्शन वाला पॉइंट समझ आ गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज डीग्लूटेशन। डीग्लूटेशन बेसिकली कहते हैं कि इनवॉलेंटरी एक्शन ऑफ इंजेक्शन। तो जैसे आपको पता है कि आप खुराक को मुंह में लेके गए, आपने खुराक को चबाया बहुत अच्छे से। अब जैसे ही खुराक को चबाने के बाद आपने उसको निगला तो कुछ सेकंड के लिए आपका उस फूड पे इख्तियार नहीं रहता। इनवॉलेंटरी एक्शन में वो फूड जो है वो अंदर चले जाती है, तो हमारे गले से होते हुए वो बाकी पाथवे को फॉलो करते करते स्टमक में जाती है। ठीक है, तो ये जो पाथवे मैं आपको बता रही हूँ, ये जो मूवमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं फूड की, वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है, वो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है इंजेक्शन का। समझ आ गई? तो नेक्स्ट जो हमें पॉइंट डिस्कस करना है दैट इज डाइजेशन। अब डाइजेशन में बेसिकली ये होता है कि आपको पता है कि ब्रेक डाउन होनी होती है। ब्रेक डाउन कहते हैं टूट फूड का शिकार होना। किसकी ब्रेक डाउन होती है? कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की या कंपाउंड्स की ब्रेक डाउन होती है ऑफ फूड इनटू सिंपलर डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब कि होता ये है कि जैसे ही आपने फूड अपटेक की, अभी हमने पीछे ईटिंग का प्रोसेस देखा जिसको इंजेक्शन भी बोलते हैं, उसमें हमने क्या किया कि हमने फूड को अपटेक किया। अब फूड को अपटेक करने के बाद डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो कि आपको पता है कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें या एनिमल्स की बात करें उनमें स्टमक होता है। तो स्टमक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें डाइजेशन हो रही होती है। अब डाइजेशन में ये हो रहा होता है कि जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनिमल्स ऑब्टेन कर रहे होते हैं उनकी ब्रेक डाउन होनी होती है, और ब्रेक डाउन होने के बाद उन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने कन्वर्ट होना होता है इनटू सिंपल डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स। अब डाइजेशन की बात करें ना तो बॉडी में या सेल्स में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन करवा रहे होते हैं, जो कि डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म करवा रहे होते हैं। डाइजेशन कहते हैं कि कम्प्लेक्स सब्सटेंस जो कि प्रोटीन
है उसका छोटे सिंपल डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल जो कि अमाइनो एसिड है उसमें कन्वर्ट होना डाइजेशन कहलाती है। और ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो एंजाइम्स कर रहे होते हैं। समझ आ गई? चलें जी, अब डाइजेशन की अगर हम वैरायटी की बात करें ना, ये टाइप्स की बात करें, तो डाइजेशन दो किस्म की होती है। नंबर 1 इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अदर वन इज एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। डाइजेशन कहते हैं ब्रेक डाउन, ठीक है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है सेल के अंदर डाइजेशन, ऐसी डाइजेशन जो सेल के अंदर हो रही हो उसको हम इंट्रासेलुलर बोलते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो डाइजेशन होती है जो सेल के बाहर हो रही होती है। अब ये मैं आपको प्रोसेस जो है वो समझाती हूँ कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन कैसे होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कैसे होती है, ठीक है। अच्छा जी, इंट्रासेलुलर डाइजेशन की बात करें, हमने कहा कि भाई ये तो सेल के अंदर हो रही होती है, मतलब कि विद इन द सेल हो रही होती है, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि फूड की ब्रेक डाउन हो रही होती है। अब डाइजेशन का मतलब ही ये है कि जी ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब फूड की ब्रेक डाउन हो रही है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो सेल के अंदर हो रही है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन की एग्जांपल की बात करूं तो वो आती है ओमेबा। ओमेबा जो है ये बेसिकली ऐसा एनिमल है जो कि यूनिसेलुलर है। आपको पता है कि जाहिर है क्योंकि वो यूनिसेलुलर है तो इसका मतलब है कि उनके सेल के अंदर डाइजेशन होगी। तो ओमेबा में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है। एग्जाम्पल भी ले ली, प्रोसेस भी समझ लिया, आपको समझ आ गई कि ये डाइजेशन की एक टाइप है। नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं डाइजेशन की, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मैंने अभी आपको बताया कि सेल के बाहर डाइजेशन हो रही होती है। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, कहते हैं कि जी गट कैविटी की अगर हम बात करें, गट कैविटी या ल्यूमन की बात करें, गट कैविटी बेसिकली ऐसी कैविटी होती है जो स्टमक के अंदर होती है। यस, जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है ये बेसिकली स्टमक की डाइजेशन है। आप हैरान होंगे कि ये कैसे? यस, जो स्टमक की वॉल होती है ना, उनके जो सेल्स होते हैं ना, वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी एंजाइम सिक्रीट कर रहे होते हैं। वो एंजाइम जो है वो उस स्टमक के अंदर जो होलो कैविटी है, जिसको ल्यूमन भी बोल सकते हैं, हम गट कैविटी भी बोल सकते हैं, वहाँ वो एंजाइम्स आते हैं और उस खाली कैविटी में फिर डाइजेशन हो रही होती है। तो अब आप समझ गए कि जो स्टमक की बाहर वाली दीवार है जो कि सेल से मिलके बनी है, तो वो सेल्स अपने सेलुलर बॉडी से कुछ एंजाइम्स आउटसाइड द सेल सिक्रीट करेंगे। और आउटसाइड द सेल जब उन्होंने सिक्रीट किया तो वो एंजाइम्स आगे गट कैविटी या ल्यूमन में, और वहाँ स्टमक के अंदर जो है वो डाइजेशन हो रही होती है। तो एक्सी डाइजेशन को हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोल रहे होते हैं। समझ आ गई? नीचे मैंने आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो शेयर किया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन कैसे डिफर है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। मुश्किल है ही नहीं, आपने यहाँ से पकड़ के यहाँ तक नोट्स मैंने दे दिए आपको, यहाँ से पकड़ के यहाँ तक अगर आप लिख देते हो पेपर में आपके मार्क्स आ जाएंगे। अब हमारा सेकंड मेन पॉइंट हमने डिस्कस करना है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। अब भाई फूड हम मुंह में ले गए, हमने उनकी डाइजेशन भी करवा दी। अब फूड का जो काम है, जो फूड का फंक्शन है वो यही है कि फूड में से एनर्जी लेना या फूड की यूटिलाइजेशन करवाना। सो आसान जुबान में एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वो बेसिकली यूटिलाइजेशन होती है, मतलब कि उस खुराक का इस्तेमाल, ठीक है। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो कहते हैं कि द अपटेक ऑफ डिफ्यूजिबल फूड। अब आप कहेंगे डिफ्यूजिबल फूड क्या होती है? बेसिकली डिफ्यूजिबल फूड मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये वो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन के बाद हमें मिलते हैं, मतलब कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को टूट के जब हमें सिंपल सब्सटेंसेस मिलते हैं तो वो सिंपल सब्सटेंसेस जो हैं वो डिफ्यूजिबल फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। सो अब कह रहे हैं कि उन डिफ्यूजिबल फूड मॉलिक्यूल्स को अपटेक करना या यूटिलाइज करना इनटू द सेल, सेल के अंदर या तो उनको यूटिलाइज करवाना या उनको अपटेक कर देना या भेज देना उन डिफ्यूजिबल फूड मॉलिक्यूल्स का, या फिर उन फूड मॉलिक्यूल्स का हमें ब्लड में भेज देना। ये दो कंडीशन है अब एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। या तो हम जो खुराक खाते हैं ना, अगर हम ह्यूमंस की बात करें या हायर एनिमल्स की बात करें ना, तो उनमें ये होता है कि फूड जो है वो हम अपटेक करते हैं, उसमें से जो भी हमें रिक्वायरमेंट चाहिए होती है हम वो रिक्वायरमेंट लेने के बाद उन रिक्वायर्ड कंपाउंड्स को, ये सब्सटेंसेस को हम ब्लड स्ट्रीम में भेज देते हैं। और जहाँ जहाँ हमारा बॉडी में ब्लड मूव करता है वहाँ वहाँ वो एनर्जी को लेके जाता है, वो सब्सटेंसेस को लेके जाता है। और हमने क्या किया, हमने उन सब्सटेंसेस किया, उस फूड को इनडायरेक्टली क्या किया, यूटिलाइज कर लिया। अच्छा जी, ये तो कंडीशन होगी हाई एनिमल्स में जिनके पास ब्लड होता है। कुछ ऐसे लोअर एनिमल्स होते हैं जिनमें ब्लड नहीं होता। यस, आप हैरान होंगे, यस ऐसा होता है। कुछ लोअर एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास ब्लड नहीं होता या जो ब्लड नहीं रखते। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, प्लेन एरिया, जो प्लेन एरिया है इनके पास ब्लड नहीं मौजूद होता। अब जब इनके पास ब्लड ही नहीं है तो वो जो फूड अपटेक करते हैं उनकी बॉडी में वो फूड कैसे मूव करती है,
ठीक है। तो प्लेन एरिया की बात करें तो ये आपको पता लोअर एनिमल है, इनके पास सेल मौजूद होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ब्लड में नहीं भेजते, ब्लड है ही नहीं तो भेजे कहाँ, तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट सेल में उन जो रिक्वायर्ड फूड या डिफ्यूजिबल फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनको क्या करते हैं, डायरेक्टली सेल में भेज देते हैं। समझ आ गई कंडीशन, एब्जॉर्प्शन हो कैसे रही होती है, या तो डायरेक्टली सेल में एब्जॉर्प्शन हो जाती है, या फिर वो जो हमें क्वालिटी फूड चाहिए थी, ये जो क्वालिटी सब्सटेंसेस हमें चाहिए थे जो कि हमने फूड से लिए थे, उनकी एब्जॉर्प्शन की जाती है इनटू ब्लड स्ट्रीम। और जैसे जैसे ब्लड मूव करता है, सो वहाँ जो है वो फूड मूव कर रही होती है, या वो एनर्जी मूव कर रही होती है, या वो सब्सटेंसेस मूव कर रहे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अहम होते हैं। समझ आ गई। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमने पॉइंट डिस्कस करना है जो कि होता है असीमिलेशन। अगर हम न्यूट्रिशन में असीमिलेशन के प्रोसेस डिस्कस करें तो असीमिलेशन बेसिकली यूटिलाइजेशन कहते हैं, इस्तेमाल कहते हैं, ठीक है। अब्जॉर्प्शन में तो हमने कहा कि जी ब्लड स्ट्रीम में चले जाना, खुराक का जो भी हमें इंपॉर्टेंट खुराक में से सब्सटेंसेस मिले उनका ब्लड स्ट्रीम में चले जाना। अब एब्जॉर्प्शन के बाद होता है असीमिलेशन। असीमिलेशन कहते हैं यूटिलाइजेशन। अब भाई अगर हम एनर्जी ले रहे हैं तो उस एनर्जी का इस्तेमाल भी तो है ना हमारी बॉडी में, ठीक है। वो इस्तेमाल कहाँ है भाई, वो इस्तेमाल है हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन का बनना, फैट्स का बनना, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाना, ठीक है। तो वो जो इंपॉर्टेंट फूड के मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस हमने हासिल किए खुराक से, अब उसकी यूटिलाइजेशन होती है। तो वो जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो हमने फूड से लिए थे वो क्या करते हैं, फिर हम उसको यूटिलाइज करते हैं और डिफरेंट जो सेलुलर मटेरियल है उनकी जो एनर्जी सिंथेसिस है उसको पूरा कर रहे होते हैं। या मैंने आपको बता दिया फैट्स की फॉर्मेशन के लिए, डिफरेंट एंजाइम्स की फॉर्मेशन के लिए, डिफरेंट सेलुलर मेम्ब्रेन बनाने के लिए, बहुत सारे हमारे सेल्स के बनाने के लिए, डिफरेंट हमारी बॉडी की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो ज़ाहिर खुराक से तो पूरी हो रही है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज इजेशन। अब इजेशन की बात करें, इजेशन बेसिकली कहते हैं एलिमिनेशन, यस एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड या अनडाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। ये जो इजेशन होती है इसमें हम कहते हैं कि वो फूड पार्टिकल्स या वो मटेरियल जो कि डाइजेस्ट नहीं हुए या जिनकी हमारी बॉडी में यूटिलाइजेशन ही नहीं हुई या इस्तेमाल ही नहीं है उनका हमारी बॉडी में, लेकिन हमने उनको डिफरेंट फूड में यूज़ तो कर लिया लेकिन हमें चाहिए नहीं। जैसा कि मैं आपको सेलुलोज की एग्जांपल देती हूँ। सेलुलोज की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर हम अपटेक करें, हमें इतनी चाहिए ही नहीं भाई, हमें जितनी चाहिए वो हमने यूटिलाइज कर लिया। अब अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में कुछ मटेरियल मौजूद है, ये सब्सटेंसेस मौजूद है, जाहिर है वो हमें चाहिए नहीं तो हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। अब उस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल का जो कि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हुआ ही नहीं, जिसका हमें इस्तेमाल ही नहीं था बॉडी का, उसका एलिमिनेशन होना या बॉडी से बाहर जाना हम इजेशन कहलाते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि अगर हम इजेशन की बात करें तो उसको हम डेफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब ना मैं आपको यहाँ एक डिफरेंस बता दूँ, वो ये है कि जो इजेशन है ना ये एक्सक्रीशन से डिफरेंट है। हाँ, आप हैरान होंगे कि भाई यहाँ भी हमने एलिमिनेशन की बात की है कि भाई रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज इजेशन। अब इजेशन एक्सक्रीशन से कैसे डिफरेंट है, एक्सक्रीशन भी यही होता है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, लेकिन समझे यहाँ ये कि जो एक्सक्रीशन होती है ये बेसिकली होती है कि वो फूड पार्टिकल्स जो हमने यूटिलाइज कर लिए, यूटिलाइज करने के बाद उनका जो वेस्ट बनता है ना, यूटिलाइज्ड फूड या डाइजेस्टेड मटेरियल का जो वेस्ट होता है उसका बॉडी से एलिमिनेट होना एक्सक्रीशन कहलाता है। एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसा कि अगर हम अमाइनो एसिड की बात करें, अब आपको पता है अमाइनो एसिड इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, बॉडी उसको यूटिलाइज भी करती है, ठीक है। लेकिन अमाइनो एसिड की डाइजेशन के बाद होता ये है कि अमाइनो एसिड कन्वर्ट होता है इनटू यूरिया। अब आपको पता है यूरिया जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, अब उसने एलिमिनेट होना है बॉडी से तो वो एक्सक्रीशन के प्रोसेस से होगा, ठीक है। मतलब कि वो इंपॉर्टेंट फूड या फिर वो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, जो बॉडी में यूटिलाइज हुए, वो कन्वर्ट हुए किसी वेस्ट मटीरियल में और उस वेस्ट मटीरियल का एलिमिनेट होना एक्सक्रीशन कहलाता है। लेकिन इंजेक्शन ये होता है कि अनडाइजेस्टेड मटीरियल जो बॉडी में चला तो गया लेकिन उसकी बॉडी में यूटिलाइजेशन नहीं हुई, डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल का बॉडी से एलिमिनेट होना इंजेक्शन कहलाता है। और इंजेक्शन को मैंने आपको बताया कि डेफिकेशन भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। यही था हमारा आज का लेक्चर। इस रिलेटेड अगर आपने कुछ पूछना हो तो बिला चीज़ें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम डाइजेशन डिस्कस करेंगे अब डिफरेंट एनिमल्स में, ठीक है। जो फर्स्ट एनिमल में हमने डाइजेशन डिस्कस करनी है दैट इज ओमेबा। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम डाइजेशन इन ओमेबा डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।